स्वागत है आप सभी का अवेयर माई इंडिया पर। आज की क्लास में हम लोग बुद्धकालीन राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुद्ध काल मुख्यतः धार्मिक दार्शनिक क्रांति के लिए फेमस है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से सामने आते हैं। इन दोनों के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्रैश कोर्स पीट के अंतर्गत हम लोग जो मेनली प्रश्न की बात करने वाले हैं वो 16 महाजनपद, 10 गणतंत्र, यूनानी आक्रमण और मगध के उदय की बात करने वाले हैं। पहली बार भारत में इस समय 16 राज्य बनकर आते हैं, 10 गणतंत्र बनते हैं जो एक प्रकार का राज्य है, लेकिन यहाँ शासन एक कमेटी के जरिए चलाई जाती थी। इसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है और इस 16 महाजनपद में से एक मगध ने सभी अन्य महाजनपद को जीत लिया। इसे मगध के उदय के नाम से जानते हैं। बुद्ध काल से तात्पर्य 600 बीसी से 300 बीसी तक के इतिहास से है और इसी समय ये घटनाएं तमाम हो रही हैं। बात करें तो 16 महाजनपद की जानकारी दो ग्रंथों से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है। इन दोनों किताबों से ये पता चलता है जो इस समय भारत में 16 राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद थे। ये काफी महत्वपूर्ण है आपका। इन 16 महाजनपदों की राजधानी और इनकी वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। बात करें सबसे पहले कुरु था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान में यह मेरठ में आता है। पंचाल पंचाल दूसरी थी आपकी, जो अहिछत्र और कंपिल्य इसकी राजधानी थी और ये वर्तमान में बरेली में है। तीसरा सूरसेन था जिसकी राजधानी मथुरा थी और ये वर्तमान में भी मथुरा में पड़ता है। चौथा वत्स था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो प्रयागराज में वर्तमान में है, यूपी में। नेक्स्ट कौशल जिसकी दो राजधानी थी, एक साकेत और श्रावस्ती जो अवध में पड़ता है वर्तमान में। नेक्स्ट मल्ल, यह गणतंत्र भी था, इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है। सातवां काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी और ये वाराणसी में आता है। फिर अंग जिसकी राजधानी चंपा थी जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के एरिया में आता है। फिर मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह थी, यह पटना में आता है। वज्जी जो मिथिला और वैशाली इसकी राजधानी थी, यह वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में बिहार में आता है। चेदी चेदियों की राजधानी सुत्थीमती थी जो बुंदेलखंड वर्तमान में पड़ता है। फिर मत्स्य मत्स्य 12वां आपका महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर है और यह जयपुर में है। 13वां अश्मक जिसकी राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान थी और ये आंध्र प्रदेश में वर्तमान में है। नेक्स्ट अवंती, इसकी दो राजधानी थी, उज्जैनी और माहिष्मती, जो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर और हाटक थी, ये वर्तमान में दक्षिण पश्चिम कश्मीर में आता है। तो ये 16 महाजनपद आपको विशेष रूप से याद रखनी है, इनकी राजधानी याद रखनी है और उत्तर प्रदेश से 8 थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है जो पाणिनि द्वारा रचित है और इसके अनुसार 22 महाजनपद थे। दो किताब मैंने कहा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद थे, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपद की चर्चा की गई। पाणिनि की कितनी की गई है? 22 महाजनपद की चर्चा की गई।
इस समय 10 गणतंत्र भी थे, जिसमें से सबसे पहला गणतंत्र जो है वो था वैशाली के लिच्छवियों की, और ये सबसे बड़ा जनपद भी था। इसके कई सारे जो हैं जनपद थे, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला जो था वो लिच्छवियों द्वारा बसाया गया वैशाली था। यह दुनिया का पहला लोकतंत्र है। मगध इस समय सबको जीत लेता है। इस मगध की बात करी जाए तो इस मगध में 5 वंश शासन करते हैं, जिसमें सबसे पहले बृहदर्थ वंश, जिसमें बृहदर्थ पहला शासक और इसका पुत्र जरासंध था। महाभारत के अनुसार जरासंध की राजधानी गिरिव्रज राजगीर में थी, और गिरिव्रज मगध की पहली राजधानी थी। मगध पर दूसरा हर्यक वंश ने शासन किया, और इसे पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासकों ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की, जिसमें सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार, इसका पुत्र अजातशत्रु और उदयन हुए हैं। उदयन पाटलिपुत्रा बसाने के लिए जाना जाता है। पटना किसने बसाया, तो ये उदयन इससे बनने वाला प्रमुख क्वेश्चन है। बिंबिसार ने मगध को जीतना स्टार्ट किया। इसने सबसे पहले अंग को जीता था। अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, सबसे पहले उसे जीता। इसकी 500 रानियों की चर्चा मिलती है। इस बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक को चंद्र प्रद्योत के दरबार में, उज्जैन के राजा चंद्र प्रद्योत के दरबार में भेजा था, अवंती के। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शिशुनाग वंश, इसमें 2 राजा हुए हैं, एक तो स्वयं शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। और इस कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसको आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। नंद वंश के शासक अंतिम है धनानंद, और इस धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक 3 प्रमुख राजा होते हैं। हालांकि इसमें कई संप्रति दशरथ आदि इत्यादि राजा भी होते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण थे। काशी से जुड़े फैक्ट की बात करें तो काशी में एक ब्रह्मदत्त नामक राजा हुए थे। इसने एक बार कौशल को जीत लिया था। वापस से कौशल ने काशी और समेत अन्य गणतंत्रों को भी जीता, और यहाँ प्रसेनजित सबसे प्रमुख राजा के रूप में सामने आते हैं। प्रसेनजित वही है जो गौतम बुद्ध के मित्र थे, और गौतम बुद्ध ने अपना 21 वर्षा काल यहीं बिताया था, यानी कुशल में बिताया था प्रसेनजित के शासनकाल में। अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, यह भी प्रसेनजित से संबंधित है। प्रश्न के लिहाज से बात करें तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन के राजा या अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत की पीलिया बीमारी ठीक करने के लिए भेजा था। चंद्र प्रद्योत की पीलिया की बीमारी ठीक करने के लिए भेजा था। ध्यान देंगे, एक उदयन आपको वत्स में भी मिलेगा। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, एक उदयन आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ये उदयन पाटलिपुत्रा बसाने वाले उदयन से अलग हैं, लेकिन दोनों का नाम सेम है। इस उदयन को चंद्र प्रद्योत ने बंदी बना लिया था, तो चंद्र प्रद्योत ने इस उदयन को बंदी बना करके रखा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो जीवक यहाँ पे जाते हैं, ये जीवक वहां जाने के बाद बौद्ध बन जाते हैं, और इस जीवक को बौद्ध बनाने के लिए जो बौद्ध पुरोहित है उनका नाम है महाकच्चायन। महाकच्चायन के प्रभाव से जीवक बौद्ध बन जाते हैं। महाकच्चायन के प्रभाव से जीवक बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। जिनसे आपके प्रश्न बनेंगे। अब से बार बार अगर ये प्रश्न पूछा जाए
वह कौन सा राजकुमार है जो अपने पिता की मृत्यु पे जाना जाता है? तो इसके उत्तर के तौर पे आप अजात शत्रु को जानेंगे, क्योंकि हमने कहा है अजात शत्रु जिस काल में था हर्यक वंश में, यहाँ आपको दिखाएं, वो पितृहंता वंश था, सब अपने पिता को मारकर राजा बनते हैं। लेकिन आपको इसमें अजात शत्रु को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसने इसके लिए बहुत ड्रामेटिकली व्यवहार किया था। इसके लिए इसने कौशल से भी लड़ाई करी, वैशाली से भी लड़ाई करी, और ये इसमें काफ़ी इसमें इशू बनता है। एक मगध का सम्राट है महापद्मनंद। महापद्मनंद, इसे अपरो अपरो परशुराम, अपरो परशुराम यानी दूसरे परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको एक चीज और ध्यान में ये रखनी है कि वाराणसी को अपनी राजधानी बनाने वाला जो मगध का राजा था, उसका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग ने वाराणसी को अपनी तृतीय राजधानी बनाई थी, सेकेंड कैपिटल बना ली थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको आपको याद रखना है। अगले फैक्ट की बात करें तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये आगे का राजा है जो आपके मौर्योत्तर काल में आएंगे। इनके हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा का उल्लेख मिलता है कि नंद राजा ने कलिंग पर शासन किया था, कलिंग पर शासन किया था, ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी राज्य और राजधानी इससे पूछा जाने वाला प्रमुख क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उत्तर प्रदेश से कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको आपको इसमें याद रखना है। आगे अगर बात करें तो यूनानी आक्रमण, यहाँ पे यूनानी आक्रमण आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। यूनानी आक्रमण, जब भारत पर यूनानी आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, इस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और इस समय जो नंद वंश का राजा था वो है धनानंद। ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सिकंदर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, 356 बीसी में आता है, जबकि ये भारत पहुंचता है 325 बीसी में। 325 बीसी में ये भारत पर पहुंचता है। ठीक है, एक जगह पर राज्य में ये जीतते हुए आता रहता है। इसमें एक राजधानी मिलती, एक मस्सग नामक राज्य मिलता है, जहां अस्सग राजधानी में इसने महिलाओं के खिलाफ अभियान किया। वहां सारे पुरुष के मारे जाने के बाद महिलाओं ने हथियार उठा लिया था, तो महिलाओं के खिलाफ सिकंदर युद्ध लड़ता है। एक फैक्ट के रूप में और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि झेलम के तट पर पोरस ने इसको कड़ी टक्कर दी थी। झेलम नदी के किनारे पोरस ने इसको कड़ी टक्कर दिया था। और एक राजा है आम्भी, आम्भी ने इसके सामने हथियार डाल दिए थे, यानी इसने हथियार डाल दिए और पोरस ने कड़ी टक्कर दिए थे। पोरस ने कड़ी टक्कर दिया था और इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने इसे अपना मित्र बना लिया था। तो ये भारत में 325 बीसी में सितंबर माह में आता है, लेकिन झेलम नदी से आगे नहीं बढ़ पाता है और उसके बाद ये चला जाता है। ये यूनानी आक्रमण के रूप में काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इस समय यूनानी आक्रमण से पहले भारत में ईरानी आक्रमण भी हुए थे।
ईरानी आक्रमण भी हुआ था। और ईरानी आक्रमण जो है वो करने वाला जो व्यक्ति था वो था दारा प्रथम। और ये बताता है जो भारत देश का 23वां साम्राज्य है, हालांकि भारत के ये केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही अपना कब्जा जमा पाता है यहाँ पे, तो दारा प्रथम लेकिन आता है। और इसका ये 20वां प्रांत था। कहता है कि यहाँ से यह 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त करता है यहाँ से राजस्व के रूप में। तो ये यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं। जो ईरानी आक्रमण भी यहाँ पे हुए थे और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुए थे। ईरानी के बाद यूनानी आक्रमण हुए, जिसमें आक्रमण करने वाला कौन था? तो सिकंदर, अलेक्जेंडर, इसी को अलेक्जेंडर कहा जाता है। अलेक्जेंडर यह मैसेडोनिया का रहने वाला था और विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता है। इस समय धनानंद का शासन रहता है और इसी धनानंद के दरबार में चाणक्य के पिता भी रहते थे, जो इस आक्रमण के प्रति धनानंद को आगाह करना चाहते थे, लेकिन उनका अपमान होने के बाद चाणक्य के पिता की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य एक नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है पेट का। देखिए यहाँ पे मौर्य वंश यहाँ पे है आपका। तो हम लोग इसको अब मौर्य वंश को देखते हैं, इसको अगली क्लास में ही देखते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद।